नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की अधिकारियों की बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि ये बैठक एलएसी पर चीन की तरफ मोल्डो पे हो रही है और बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी। 6 जून के बाद ये दूसरी बार दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और इस बैठक में दोनों तरफ सैनिकों की मौजूदगी और उनकी गतिविधि को लेकर चर्चा होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि दोनों तरफ से सैन्य अधिकारी सीमा पर बने तनाव को कम करने की दिशा में बातचीत करेंगे। इससे पहले भी दोनों सेनाओं की तरफ से कमांडर स्तर पर बातचीत हो रही थी, लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद होने वाली ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। इस बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया लेह और श्रीनगर का दौरा कर चुके हैं और सीमा विवाद के मद्देनजर वायुसेना ने अपने हवाई ठिकानों पर लड़ाकू विमानों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है ताकि समय आने पर पूर्वी लद्दाख में किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सके। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, हम पहले भी ऐसे बैठकों का दौर देख चुके हैं, एक बार फिर से कोर कमांडर की ये बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए अर्पिता, ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 जून को जब दोनों देशों के जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, उसके बाद जहाँ जहाँ ऐसी जगह जाके गलवान हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग का एरिया हो या फिर पेंगोंगसो का एरिया हो, वहाँ पे किस तरीके से जो सेनाएं हैं उनको कम किया जाए, उस पर बातचीत हुई थी। लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंटेशन उसका होना था गलवान में, तो उस रात को जब 15 तारीख की रात को जिस तरीके की स्थितियाँ बनी, मारपीट हुई और खूनी संघर्ष में जो है दोनों देशों की सेनाओं को जो है नुकसान हुआ, तो ऐसे में अब ये पहली बैठक है जिसमें कि दोनों कोर कमांडर लेवल के जो अधिकारी हैं वो बातचीत की मेज पर है। सबसे खास बात यह है कि ये बैठक भी जो है मोल्डो में ही हो रही है, यानी कि ये चीन की तरफ बैठक है और हमारी तरफ का इलाका चुशूल पड़ता है और चीन की तरफ जो इलाका है वो जो है मोल्डो पड़ता है। तो वहाँ पे ये बैठक चल रही है। 11:30 बजे से बैठक शुरू हुई है और अर्पिता, ये दोनों देशों के बीच में एक मैकेनिज्म तैयार है कि जितने भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीपीएम हट्स हैं, वहीं पे इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं। जब भारत की तरफ से कोई मीटिंग कॉल की जाती है तो मीटिंग भारतीय इलाके में होती है, और जब चीन की तरफ से कोई कॉल की जाती है मीटिंग तो चीन के इलाके में होती है। भारतीय सेना के अधिकारी जो है उधर जाते हैं, चाहे वो सेरेमोनियल हो, चाहे वो इस तरीके के जो इशूज़ है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ज़रूर चर्चा होगी कि गलवान में जिस तरीके की स्थितियाँ हुई है आखिर क्यों हुई है, क्यों जो है चाइनीज़ जो है उस दिन 6 जून को जो बातचीत में जो सहमति बनी थी उसको जो है वो उन्होंने पूरा नहीं किया। हालांकि चीन की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि और वो जो है सीधे तौर पर दोषी जो है भारत को ठहरा रहा है कि 6 जून को जो बातचीत हुई थी उसको जो भारत ने नहीं किया। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन ने जो है उस सहमति को मानने से इनकार कर दिया था गलवान में, जिसका नतीजा जब हमने स्थिति को देखा, जब हमने पिछली बार देखा बातचीत हुई और ये हुआ कि चीन जो है वो 4 किलोमीटर तकरीबन पीछे चला जाएगा, लेकिन बावजूद उसके हमने झड़प की तस्वीरें देखी। तो इस चीन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हालांकि बातचीत का द्वार खुला है और खुला भी होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से टेबल पर बैठकर अगर चीन हामी भर देता है कि स्थिति हम कंट्रोल में कर लेंगे और उसके बाद नहीं करता है, उसके लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, चीन पे भरोसा करना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा किसी के लिए भी, क्योंकि चीन लगातार अपनी फितरत बदलता है और ये कोई आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है। अमूमन इसी तरीके की स्थितियां उसकी ना जाने कितने 62 के बाद से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये कहना कि चीन जो है वो इस तरीके से करेगा, लेकिन चीन को ये पता है कि इंडिया अग्रेशन जो है आर्मी का वहाँ पर वो इतना ज़्यादा है कि उसको नुकसान उठाना पड़ा और उसने जान के इस चीज़ को क्लेम नहीं किया कि उसके कितने इंजर्ड हैं, कितने जो है उनके जो है मारे गए हैं, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि अगर वो इस बात को क्लेम करते हैं कि चीन जो है वो 20 से कम जो है उनकी कैजुअलिटी हुई है, तो ये प्रेशर जो है इंडिया के पास होगा। ग्लोबल टाइम्स ने इसको रोक रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है संदीप, एक और बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच इस वक्त गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है और एक हफ्ते के अंदर ये भारत चीन सीमा पर दूसरी अहम बैठक है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारत चीन सीमा पर जल्द से जल्द सड़क निर्माण के काम को पूरा करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बैठक में सीमा पर सड़क बनाने के जिम्मा संभालने वाले संगठन बीआरओ ने हालांकि और आईटीबीपी, सीपी
डब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और अपडेट के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक अमित इस वक्त। जी, चीन से सटी जो सीमा है 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, उसका समुचित विकास कैसे हो और वहां पर सबसे पहले जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो वो पूरा हो, सीमावर्ती गांव है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, मूलभूत सुविधाएं हो, इस रणनीति पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और अब सहमति इस बात पर बनी कि जल्द से जल्द जो सड़कें हैं वहां पर करीब 32 सड़कों के निर्माण कार्य का काम चल रहा है, वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा करीब 12 सड़कें और हैं, उनको भी साल के अंत तक पूरा किए जाने की एक रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से इनपुट लिए जा रहे हैं और क्या क्या उनको सहयोग की जरूरत है ये उनसे पूछकर केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाया जा रहा है उनको। तो अमित, जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है, हालांकि गुजरात के मांडवी में हुई लगातार भारी बारिश के बाद वहां सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। इस दौरान दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। इस दौरान जो लोग बाहर निकले वो कमर तक भरे पानी में डूबे दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। तो गुजरात की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए पानी भरने से लोग डूबे से नजर आ रहे हैं और निचले इलाके में भी पानी भरने से अब लोगों के घरों तक पानी जा रहा है, जिससे भारी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों के सामान बह जा रहे हैं और साथ ही साथ कहां रहे, एक ये सवाल भी लोगों के सामने खड़ा हो गया है। कई लोग अपना घर छोड़कर फिलहाल सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन आप सड़कें जरा देखिए, वहां पर सड़कों की हालत भी ऐसी है कि वहां पे कोई भी गाड़ी वहां से गुजर नहीं सकती। आप इंसानों को देखेंगे वहां पर कमर से ऊपर पानी नजर आ रहा है, गाड़ी आधी डूबी हुई नजर आ रही है। तो भारी बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो तालाब सी फिलहाल नजर आ रही हैं। बस उम्मीद यही की जा रही है कि बारिश जब थमेगी तो जल्द ही ये पानी निकल जाए, लेकिन कई इलाके ऐसे जहां पर अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी का स्तर है वो कम नहीं हो पा रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारी बारिश से आप देखिए किस तरीके से सड़क है दरअसल ये, जो पूरी तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी वहां पर नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये भी एक सड़क जहां से पहले रफ्तार से गाड़ियां गुजरा करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि ये तालाब सी नजर आ रही है। उधर गुजरात के कच्छ में भारी बारिश हुई है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। कच्छ के मांडवी में तेज बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। वहां पर कई जगह तो सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मांडवी के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। कई जगह लोगों के मकान में पानी भर गया, जिससे वहां रखा जो सामान है वो पूरी तरह से पानी में भीग गया। तो तस्वीरें गुजरात के कच्छ की आप देख रहे हैं। ये घर जिसमें आप देखिए किस तरीके से पानी भर गया है, सामान लोगों का डूबा हुआ नजर आ रहा है और आप समझिए कंधे के ऊपर तक पानी का स्तर पहुंच चुका है। तो तेज बारिश के बाद ये स्थिति बनी है। कई मकानों में पानी भर चुका है, सड़कें जो हैं वो तालाब सी नजर आने लग गई हैं। कई जगहों पर नदियां भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से भी खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। घर में पानी घुस जाने की वजह से घर में रखा सामान पानी में बहता नजर आया, बर्बाद होता नजर आया। हालांकि लोग अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये बारिश थमे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पानी का स्तर यहाँ से कम होने लग जाए। उधर गुजरात के द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी के पानी में उफान आ गया। एक इलाके में नदी का पानी 2 घंटों की बारिश में अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी सड़क से ऊपर बहने लग गया। इस बीच पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें पानी की एक बड़ी टंकी बहती दिखी, जबकि सड़क के ऊपर से पानी बहने की वजह से 2 इलाकों का संपर्क भी एक दूसरे से टूट गया, क्योंकि यही सड़क जो दरअसल इस छोर से दूसरे छोर तक लोगों को पहुंचाती थी। लेकिन जब ऐसे में भारी बारिश यहाँ पर हुई तो नदियाँ उफान पर है और ये बड़ी टंकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पानी के तेज बहाव में ये बहती हुई नजर आई है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से दिक्कतें भी आप समझ रहे होंगे। एक छोर पर से दूसरी छोर जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अब सड़क पर काफ़ी तेज़ बहाव में पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही छोरों पर लोग फंसे नज़र आ रहे हैं। इसी बीच आप पानी की टंकी देख रहे थे,
बड़ी पानी की टंकी भी पानी के तेज बहाव में बहती हुई फिलहाल नजर आ रही है। तो द्वारिका की तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात की, जहां पर तेज बारिश के बाद स्थिति ऐसी पैदा हो गई। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिससे लोग परेशान हैं। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कें भी बह गईं, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग परेशान नजर आए। इस दौरान कई लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करते दिखे। इसमें आपको दिख रहे होंगे महिलाएं भी हैं। लोग अपने सामान के साथ इस रास्ते को पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इतना पानी भर जाने की वजह से यहाँ से कोई वाहन तो नहीं गुजर सकता, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जरूर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कमर तक आप देखेंगे पानी यहाँ पर भर गया है। भारी बारिश होने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई, जहाँ सड़क में पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग अब इसी पानी के बीच से जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा है मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान कई लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे। भारी बारिश की वजह से वहां नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश से खेतों में भी पानी भर गया है, फसलों का भी नुकसान हुआ है कई किसानों को। और यहाँ देखिए बहाव आप पानी का देखिए कितना तेज है, और इसी बहाव के बीच लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो खतरनाक भी हो सकता है। वो जान रहे हैं इस बात को, बावजूद इसके इस रास्ते को पार करने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि अगर उन्हें इस छोर से दूसरे छोर जाना है, जो ये रास्ता है वो पूरी तरीके से पानी से भर गया है। और ऐसे में अब पैदल ही ये लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर बिहार के किशनगंज में हुई भारी बारिश की वजह से रतवा नदी का पानी एक पुल बह गया उसकी वजह से, और पुल बहने की वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि सिर्फ इसी पुल के सहारे वहां रहने वाले लोग नदी पार किया करते थे। पुल बहने के बाद लोग अब नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं किशनगंज की, जहां पर भी स्थिति ऐसी है कि ये पुल दरअसल बना हुआ था, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो पुल बह गया, जिसके बाद अब लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 3 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसमें डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से निचले इलाके के कई मकान में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। वहीं मणिपुर के इम्फाल में जमीन खिसकने की वजह से इम्फाल जिरीबाम हाईवे का एक जो हिस्सा है वो टूट गया। बताया गया कि बारिश के बाद वहां जमीन खिसक गई थी, जिससे रास्ता पूरी तरह टूट गया। रास्ता बंद होने से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गईं। इसके बाद कई मशीनों की मदद से हाईवे की मरम्मत का काम शुरू किया गया। वहीं आज दिल्ली में सुबह सुबह तेज बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि अभी दिल्ली में मानसून नहीं आया, लेकिन आज सुबह हुई तेज बारिश से गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसी के साथ साथ आप ट्रैफिक देखिए, जैम की स्थिति से भी लोगों को दो चार होना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। थोड़ी सी बारिश के बाद ऐसे ही लंबा जाम लग जाता है। सड़कों पर आप देखिए पानी भर गया। कितनी तेज यहाँ पर बारिश हुई होगी, सुबह से ही झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद जैम की स्थिति से भी लोगों को दो चार होना पड़ा, क्योंकि आज सोमवार का दिन लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, और ऐसे में भारी बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें थोड़ी बढ़ी हैं। दिल्ली एनसीआर में भी जैसा कि हमने कहा है 24-25 के आसपास, खासकर हमने पहले पूर्वानुमान जो दिया था कि 25 के आसपास मानसून दिल्ली एनसीआर में आएगा। दिल्ली में बारिश का असर ये हुआ है कि जगह जगह जल भराव हो गया है और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस वक्त मैं बारामूला की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, हम
यहाँ से तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो कितना सड़क पर पानी भरा हुआ है, वाहनों की गति थम गई है और बारामूला पर एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह बारिश हुई थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और उसके बाद सड़कों का हाल देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अभी जो मौसम है फिलहाल धूप निकली हुई है, लेकिन बारिश के बाद का असर ये हुआ है कि यहाँ सड़क पर पानी भर गया है और जो गाड़ियों के पहिए हैं वो आधे कम से कम डूब रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लोग निकलने को मजबूर हैं। तो ये पहली बारिश है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने ये नहीं बताया है कि मानसून है या प्री मानसून है, लेकिन जो बारिश आ रही है उसका असर साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है, किस तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि अभी मौसम कुछ ठीक है, धूप निकली हुई है। सुबह बारिश की वजह से यहाँ वाटर लॉगिंग साफ देखी जा सकती है। उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दिल्ली से नोएडा आने के लिए पुलिस अब पास चेक कर रही है। इस वजह से डीएनडी पर लंबा जाम लग गया। बिना पास वाले लोगों को नोएडा में एंट्री नहीं दी जा रही है। चाहते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर डीएनडी पर और यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त है। 2 लेन यहां पर खोला गया है और जो तीसरा लेन आप देख सकते हैं वहां से बाइक निकलने के लिए यहां वो लेन है और इस 2 लेन पे लगातार जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के वो लगातार हर गाड़ियों को यहां पर चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कई गाड़ियां यहां पर लाइन से खड़ी हैं बॉर्डर पर और ये आलम केवल यहीं पर नहीं है, ये आलम हर जगह है, चाहे वो कालिंदी कुंज का बॉर्डर हो, डीएनडी का बॉर्डर हो, गौतम बुद्ध नगर का बॉर्डर हो। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं जो लोग हैं। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर पास दिखाया जा रहा है और जिनके पास एसेंशियल सर्विसेज या कोविड-19 के पास है उन्हीं को केवल नोएडा में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है आपको? सेक्टर 9। क्या करने के लिए? सब माल लेने जाना है। बिजनेसमैन है। ठीक है, तो आपके पास है? जरा पास दिखाइए। जिन लोगों के पास इस तरीके से पास है उन्हें ही केवल यूपी पुलिस नोएडा में जाने की इजाजत दे रही है। और अब देखिए यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं वो क्यू में हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी पुलिस सख्त है, यूपी पुलिस लगातार चेक कर रही है और जिनके पास पास नहीं है, कोविड-19 के पास नहीं है या फिर मूवमेंट पास नहीं है, उन्हें यूपी पुलिस कह रही है कि वो नोएडा में दाखिल नहीं हो सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। और यहाँ पर एक क्यू देख सकते हैं कि लंबा क्यू जिस तरीके से चेक कर रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस, लंबा क्यू यहाँ पर देख सकते हैं, गाड़ियों का जैम लगा हुआ है। यहाँ पर सीधे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, आज भी सारी गाड़ियों का पास चेक करके आप अंदर जाने दे रहे हैं, नोएडा में दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं? प्रॉपर जब से आदेश हैं यहाँ गाड़ियाँ प्रॉपर चेक करके इनके पास हैं। अभी कुछ भ्रांतियाँ हैं कि बॉर्डर खुले हुए हैं, उसके लिए कुछ लोग ज़्यादा बहसबाजी करते हैं, उन्हें समझाते हैं फिर वापस जाते हैं। यही है, इसीलिए थोड़ा सा क्यू लग जाता है और लोग मानते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं पुलिस को। सुंदर जी, लेकिन ज़्यादातर देख रहा हूँ कि बहस होती है, जैसे यहाँ पर बहस हो रही है इस वक्त यहाँ पर लगातार ये रहता है कि वो सोचते हैं कि पूरा बॉर्डर अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर हैं वो आपने देखा वो। इसी बीच एक बड़ी खबर, जम्मू से कुछ आतंकी दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं और इस खुफिया खबर के मामले मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अब अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस हरियाणा से दिल्ली आने वाली सभी गाड़ियों की बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी कर रही है और ये जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिली, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट दिख रही है। जम्मू से ये बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं और अभी ऐसी योजना है कि कुछ और आतंकी हैं जो आने की कोशिश में लगे और इसी खुफिया खबर के मिलने के बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस हरियाणा से दिल्ली आने वाली जो सभी गाड़ियां हैं उनकी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को लेकर खासा हाई अलर्ट दिया है और दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिला है उसमें यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी जिनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है वो दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए जगह जगह पर दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में और जो रिंग रोड है, ये जीटी करनाल रोड है, यहाँ पर कई जगह पर बैरिकेड्स इस तरह से लगाए गए हैं ताकि JNK नंबर की गाड़ियों को देखा जा सके। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ वहाँ से आएंगी और ये दिल्ली को एंट्री करने वाली उस रूट पर अगर गाड़ियाँ आती हैं और ख़ास तौर से ट्रक, बस और छोटी गाड़ियाँ जिनमें जो JNK नंबर की होगी उनको खासा चेकिंग के लिए एहतियात करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और उन गाड़ियों पर जिन पर उन्हें शक होता है उन गाड़ियों को तुरंत हाथ देकर रोका जाता है और
जवानों को ये एहतियात यहाँ पर दी गई है, क्योंकि J&K से 4 से 5 आतंकी हैं जो ट्रक में या किसी भी ऐसे वाहन में आकर दिल्ली में आतंकी साजिश को कामयाब कर सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ क्राइम ब्रांच और दूसरी यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है और इन आतंकियों के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देने के लिए दिल्ली पुलिस को जगह जगह पर इसी तरह से बैरिकेड करके हर वाहन की चेकिंग के लिए कहा गया है। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इसी बीच कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 14,821 मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई। देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 13,699 हो गया। अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,25,000 के ऊपर हो चुके हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है और इसी के साथ साथ भारत में कोरोना के आंकड़े देखिए, 2 लाख से ऊपर लोग अभी तक ठीक हुए हैं। 13,699 लोगों की मौत हुई है और अभी 1,74,347 मरीज हैं। 24 घंटे में अगर हम पिछले बात करें तो 14,000 के से ज्यादा मामले भारत में सामने आए हैं। तो इसी के साथ भारत में कोरोना का जो केस और जो ग्राफ बढ़ रहा है, हालांकि वो आप देखिए उसी के साथ साथ कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 22 लाख से ऊपर हो चुके हैं और वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 10,83,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,25,000 के पार हो गया है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कानपुर बालिका संरक्षण गृह में लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और गर्भवती होने का मामला फेसबुक पर उठाने के बाद कानपुर जिला प्रशासन ने इसका जवाब दिया। कानपुर के डीएम के मुताबिक 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 7 लड़कियां गर्भवती हैं। डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी के मुताबिक 7 लड़कियां बालिका संरक्षण गृह में लाए जाने से पहले ही गर्भवती थीं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि लड़कियों का बाल गृह में शोषण होता है और मामले को जांच के नाम पर दबा दिया जाता है, लेकिन कानपुर प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया और साथ ही बताया कि सभी लड़कियों का इलाज चल रहा है। बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं। ये लड़कियां जो है, जो नाबालिग बच्चियां या बालिग बच्चियां, इस संबंध में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। दिसंबर महीने 2019 में 3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियाँ जो है, इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं। वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ FIR संबंधित जनपद में दर्ज है, कन्नौज में भी दर्ज है, आगरा में भी दर्ज है। इसमें कानूनी कार्रवाई उस जनपद से पता किया जा रहा है कि वहाँ हुआ कि नहीं हुआ। रेगुलरली इन बच्चियों को सरकार के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है।
दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये मुद्दा उठाते हुए लिखा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों को कोरोना की जांच होने के बाद एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को HIV पॉजिटिव निकला। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुनः इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृह में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। इस बीच राज्य के महिला आयोग ने भी कांग्रेस महासचिव के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला आयोग के मुताबिक लड़कियों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था और हो सकता है कि इसकी वजह से वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हों। मेरा वहाँ पे दौरा होता है, राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण करती हूँ। वहाँ किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है। वहाँ पे ऐसी कोई भी धारणा न बनाएं आप लोग कि अन्यथा इस चीज़ को मत लीजिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव पर यूपी में सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा, उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही हैं। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश में आज एक सशक्त और कानून सम्मत एक सरकार है, योगी सरकार है। योगी सरकार के समय पर हर बालिका का सम्मान सुरक्षित है। कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह मामले में 57 बच्चियों को कोरोना होने के मामले को कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने गंभीर बताया। उन्होंने प्रियंका के सवालों का समर्थन किया और कहा कि प्रियंका के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। पुनिया ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया है। पुनिया साहब, कानपुर के बाल संरक्षण गृह में कोरोना की जाँच करने जब गए तो 57 लड़कियों में से 2 गर्भवती और 1 को एड्स हो गया। ये कैसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाल संरक्षण गृह? देखिए, बाल संरक्षण गृह कानपुर की जो घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इससे पूरी व्यवस्था को पर प्रश्न चिन्ह लगे और सरकार की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा नज़र आ रहा है। एक तरफ कहते हैं कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, तो लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, और ये क्या हो रहा है? पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 33 पैसे बढ़कर 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 58 पैसे बढ़कर 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गए। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल में 32 पैसे जबकि डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल 86 रुपए 30 पैसे और डीजल 77 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर इलाके के एक पेट्रोल पंप पर और यहां पर आज आपको आज का दाम दिखा देता हूं। आज का जो दाम है ये पेट्रोल का दाम है 86 रुपए 30 पैसे। कल इसका दाम जो था वो 85 रुपए 98 पैसे था, यानी 32 पैसे की वृद्धि आज दर्ज की गई है पेट्रोल के दाम में। ये है डीजल का दाम 77 रुपए 18 पैसे आज का दाम है, जबकि कल ये कीमत 76 रुपए 63 पैसे के आसपास थी, यानी 55 पैसे की वृद्धि आज डीजल के दाम में भी दर्ज की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले 20 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 से 8 रुपए जो है इन 20 दिनों में बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज लगातार 16वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दामों में दोबारा बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त अगर आपको मौजूदा रेट बताएं तो आज पेट्रोल के दाम में करीबन 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और 33 पैसे की बढ़ोतरी के बाद जो पेट्रोल के दाम हैं वो 79 रुपये 56 पैसे हो गए हैं। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल में 57 पैसे की आज बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद जो दाम है डीजल के वो 78 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार 16 दिन भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से
लोगों की परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो खाने पीने के सामान भी महंगे हो सकते हैं, जिसको देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। कैमरामैन चंदन के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लॉकडाउन में तो कुछ उसका असर नहीं था अभी, लेकिन इसके आगे असर पड़ेगा। बैंक भी सब खुल रहा है तो ऑफिस भी जाना पड़ता है। पेट्रोल अभी डाल रहे हैं हम, तो अभी जो प्राइस बढ़ रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल का गवर्नमेंट का कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब एक हफ्ते भर में 7 रुपये बढ़ गया, तो कुछ तो भी सरकार को मतलब सोचने मांगता नहीं क्या कि कम करने मांगता। तो ठीक नहीं है, पेट्रोल का दाम हमेशा नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ तो उपाय करना चाहिए कि पेट्रोल का दाम नहीं बढ़े, आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन से हम लोग उभरे हैं और इस तरह का समस्या आएगा तो लोगों को परेशानी होगा। इसमें क्या है, सरकार किसी का भी अभी पैसा नहीं है, इसे बढ़ेगा ही दाम। अभी सब चीज़ का तो दाम बढ़ गया है, खाने पीने का सामान सबका भी दाम बढ़ गया है, सब चीज़ का बढ़ गया है। लॉकडाउन ऐसा आया है कि सब सामान बढ़ गया।